समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। वो शिकस्ता हाल वही रखे बेंच पर बैठ गया। वो बिखरा हाल से किसी फकीर के मानिंद लग रहा था। खून से इसकी सफेद शर्ट बिखरे बाल के साथ वो बहुत काबिल रहम लग रहा था। इसने हमेशा अपने लफ्जों के साथ साथ अमल से भी इसे तकलीफ दी थी। वो तो बचपन से इसकी दीवानी थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कैसे इश्क में गिरफ्तार हुई इसे खबर ही नहीं हुई। वो लड़की इसके हिस्से की मौत को अपनी तरफ मोड़ चुकी थी। बिलाल जो अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकला था, इस तरह इसे शिकस्ता हाल बैठा देखकर एक पल को रुक गया। अगली पल नफरत से चेहरा मोड़कर वो गाड़ी जन से इसके सामने से भगा ले गया। न जाने इसे वहां बैठे कितना वक्त गुजरा था। अर्श के पुकारने पर वो होश में उठो, यहाँ क्या कर रहे हो? अर्श ने इसे उठाया। वो नाराज हो गई है मुझसे। सरार खोए खोए लहजे में बोला। तो उसे मना लो, क्या यहाँ बैठने से वो मान जाएगी? अर्श ने इसकी हालत देखते हुए ने कहा। एक तरफ बहन थी तो दूसरी तरफ साथी, दोस्त, भाई, सब कुछ। वो नहीं मानेगी। मैंने आज तक इसे कोई खुशी दी ही नहीं, बस अजियत दी है। सलाह तकलीफ से आंखें मीच गया। अर्श ने इसे खुद में बींच लिया। वो तुमसे मोहब्बत करती है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे ज्यादा दिन नाराज रह सके। अर्श ने इसे थम कर कहा। वो इसीलिए अंदर आया तो जजा की कोई आईसीयू शिफ्ट किया जा चुका था। इसने शीशे के पार से इसको देखा जो मशीनों में जकड़ी हुई दुनिया से बेखबर बेसुध पड़ी थी। इसकी आंखें छलक पड़ी थी। इन लोगों ने इस जवान मर्द को बच्चों की तरह रोते देखा था। वो जजा पर नजर जमाए किसी बच्चे की तरह रो रहा था। आदम आगे बढ़ा, उसे सीने से लगा लिया। भाई से कहीं लोट आए, मेरे पास मैं नहीं जी पाऊंगा। इसे कहीं नाराज सी छोड़ दे। मैं झूठ बोलता था कि मैं इसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं मर रहा हूँ इससे। ऐसे कैसे देखकर वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? क्यों मेरे साथ आई? इसने मेरे हिस्से की गोली खाई है। भाई इसे कहीं मुझे माफ कर दे। वो इस तरह रो रहा था कि फरजाद जो इसे नफरत करता था, इसकी भी आंखें नम हुई थी। अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स कैसे किसी की बेटी के साथ ऐसा वहशियाना सलूक कर सकता है? वो बस सोच ही सका। आसपास से गुजरते लोग इस वजिया शख्स को रोते देखकर हैरत जता थे। अचानक अंदर मौजूद नर्स भागती हुई बाहर आई थी। डॉक्टर को आवाज लगाकर दोबारा अंदर चली गई थी। वहां सब परेशान हो गए थे। डॉक्टर के साथ ही सलार और आदम अंदर चले गए थे। वहां सलार का पूरा वजूद उचकोले खा रहा था। वो टक टक कर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। प्लीज आप लोग बाहर जाएं, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। नर्स ने आकर इनको निकालने की कोशिश की। भाई मुझे रहने दें यहाँ प्लीज, सलार ने घबरा कर कहा था। जैसा की हालत देखकर इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आप लोग जाएं बाहर, यहाँ नहीं रुक सकते। डॉक्टर ने सख्ती से कहकर इनको बाहर निकाला था। इनके बाहर निकलते ही फरजाद और अर्श परेशानी से इसकी तरफ आए थे। जैसा ठीक हो जाएगी, तुम बस दुआ करो। सलाह ने चौंक कर इसे देखा था। हाँ बस दुआ, अल्लाह ही तो इसकी दुआ कबूल कर सकता है। वो भागते हुए अस्पताल में मौजूद मस्जिद की तरफ भागा तो और खामोशी से अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया था। कहा तो बस इतना, ए उसे मुझसे मत छीन अल्लाह, तो उसे लुटा दे। आंसू जारो कतार बहकर इसकी हथेली पर गिर रहे थे। खानजादा हाउस में मातम का समा था। कल तक जहां सब चहचहाते फिरे थे, आज सबकी आंखें सूजी हुई थी। आयत अपने कमरे में बिखरे बालों के साथ अभी तक कल वाले हुलिये में बैठी थी। रोते रोते इसकी आंखें सूज गई थी। वो कैसे कातिल से मोहब्बत कर सकती थी जो अपने इंतकाम में एक मासूम लड़की को निशाना बना गया था। जिजा इसकी बहन थी। बचपन से जवानी तक उन्होंने एक साथ वक्त गुजारा था। आज इसकी वजह से बलाज को मौका मिला था जिजा को मार के सलार से बदला लेने का। ऐसे रोते नहीं है, उठो दुआ करो। दुआ से तो तकदीर भी बदल जाती है। देखना जिजा भी ठीक हो जाएगी। किधर इसे कल वाली हालत में देखकर परेशान हुई थी। एक सादा सरसूट निकालकर आयत के हाथ में थमाकर इसे वॉशरूम भेजा। वो भी खामोशी से वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो शर्मिंदा से बाहर आकर बैठ गई। फरवा बेगम अभी तक अस्पताल में थी। फरीहा और सजदा बेगम के साथ ही थी। घर में सिर्फ शफा और अकीदत और अरीब और मन्नत ही मौजूद थे। बलाज अम्मा जान से मिलकर फरजाद के कमरे की तरफ बढ़ गया। हानिया अम्मा जान के साथ ही सोई हुई थी, इसलिए इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। इससे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जिसके लिए इसे मजबूरन बिना बताए फरजाद के कमरे में जाना पड़ा। वैसे भी इसके कमरे में फाइल्स वगैरह का सेफ अलग था, जिसका लॉक सिर्फ और सिर्फ फरजाद को ही पता था। वो खामोशी से अंदर चला गया और सेफ से अपने इस मतलूबा फाइल निकाल कर जैसे ही मुड़ने लगा, वो ठटक कर रुका। जिस चीज पर इसकी नजर पड़ी एकदम वो सन्नाटे में आ गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसा कुछ होगा। वो हमेशा क्या सोचता था, हकीकत क्या निकली। इसने अपने पैरों पर जमे रहना मुश्किल हो गया था। इसने सहारे के लिए टेबल पर हाथ रखा था। आखिरकार सबकी दुआ और डॉक्टरों की मदद से मुचासी तौर पर जजा को होश आ गया था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब अल्लाह के हसूर शुक्राने के नफल अदा करके आए थे। सबसे पहले सजदा बेगम फरवा के बेगम के साथ आदम वार्ड में दाखिल हुआ था। वो होश में तो आ चुकी थी, मगर दवाइयों के ज़ेर असर गुनूदगी में थी। कुछ ही घंटों में इसका चेहरा जर्द हो गया था। सबसे पहले आदम ने आगे बढ़कर जजा के माथे पर लब रख के इसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सजदा बेगम फरवा बेगम मुंह पर हाथ रखे बेआवाज आंसू बहा रही थी। अम्मी, इसने हाथ उठाने की कोशिश की, मगर कमजोरी के बाद ऐसा न कर सकी। वो दोनों भागते हुए इसके पास आई थी। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ, फरवा बेगम ने इसका चेहरा चूमते पूछने लगी। वो अटक अटक कर जवाब देती रही। दरवाजे की तरफ मतलाशी निगाहों से देखने लगी। सलार, इसने सवालिया नजरों से आदम को देखा जो नम आंखों से इसे देख रहा था। बाहर या आता ही होगा। आदम ने इसके बालों में हाथ फेरा। अम्मी, आप लोग अब बाहर चले, रोना बंद कर दें। देखिए बिल्कुल ठीक है जजा। आप आदम इन दोनों को पचकारता बाहर लिया था, क्योंकि वो देख रहा था इनके रोने की वजह से जजा परेशान हो रही थी।
बारी बारी सब जजा से मिलके थे मगर वो नहीं आया जिसका वो इंतजार करी थी। इन्हीं इतनी दुत्कार के बाद भी न जाने क्यों वो इसी शख्स का इंतजार में थी। इसे अपनी बेहोशी में इसकी चीखें, रोना, बोलना सब सुनाई दिया करता मगर वो पगली अब भी वो सब अपना ख्वाब समझ रहा था। जैसे ही घर खबर पहुंची सब आहत के साथ अस्पताल आ गई थी। आई एम सॉरी, आयत ने जजा का हाथ अपने आंखों से लगाकर रोते हुए कहा। इस वक्त सिर्फ लड़कियां ही इसके पास थी जबकि आदम चेंज करते घर पर जा चुका था। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? जजा ने हैरानगी से पूछा। फरी भी हैरान थी क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ। ना वो बारात लेकर आता, ना भाई से बदला लेने के लिए तुम पर गोली चलाता हो। वो रोते हुए बोली। जजा ने ना समझी से देखा। किसकी बात कर रही हो? दर्द की वजह से इसे बोलने में दुश्वारी हो रही थी। बलात शाह। आयत ने दांत पीस कर इसका नाम लिया। जजा ने बेसख्त नफी में सर हिलाया। इसे याद आया था जब बलात शाह अपनी फैमिली और रिश्तेदार के साथ बारात लेकर आया था तब सभी इनकी तरफ मतवजा थे। वो भी कीरत के पास से उठकर वहीं जा रही थी मगर इनकी नजर वेटर के लिबास में मलबूस अरमान न्यासी पर पड़ी थी जो चेंजिंग रूम के दरवाजे पर खड़ा ब- हाथ में ट्रे उठाई इनके नीचे गन छुपाए सलान शाह का निशाना बांधे खड़ा था। वो अरमान न्याजी का नाम जानती थी मगर वो उसे फातिमा के हादसे वाली रात इसे फार्म हाउस से निकलते देख चुका था। इसने तो सलार और अर्श की बातें सुनी थी जब वो दोनों फातिमा के कातिल को मारने का जिक्र कर रहे थे। फिर कैसे वो जिंदा था? वो ज्यादा देर सोच ना सकी। सोच ही इसकी जान निकाल रही थी कि वो शख्स सलार को मारने वाला वो अपनी पूरी कुवत से भागे थे। सलार को धक्का दिया था। एकदम गर्म कोई कोई गर्म लोहे की कोई चीज पेट में घुसी हुई महसूस है। इसके बाद इसने सलार को खुद की तरफ भागते देखा था। इसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं। आप ही मुझे बिलाज भाई ने नहीं मारा। इसने परी को देखकर कहा। सबने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। मुझे पता है गोली उन्होंने नहीं चलाई मगर जिसने बेचारे इनके कहने पर चलाई है क्योंकि सबने देखा था हमला पर नहीं सलार भाई पर हुआ था और इनको बचाते हुए गोली तुम्हें लगी। आयत इतनी बदगुमान थी कि जजा के कहने पर ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि बलाज बेकसूरी। आप लोग ये बातें बाद में कीजिएगा, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। शफा ने जजा की हालत देखकर कहा। वो बहुत तकलीफ में लग रही थी। अभी तो फरी और मर्दों की हर कोई इस बात से अनजान था कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ आयत अभी तो तुम भी पुरसकून हो जाओ। जजा तुम भी आराम करो, हम बाहर जाते हैं। कीरत इसको लेकर खुद भी बाहर निकल गई मगर फरी गहरी सोच में पड़ खड़ी थी क्योंकि आदम इसे साफ कह चुका था कि इस मामले में बलाज शाह इन्वॉल्व नहीं। इसका मतलब नहीं था। फिर क्यों आयत इतनी शोर थी इस बात की? वो सब बलाज नहीं करवाया। आप ही मुझे बलाज भाई और आदम भाई से बात करनी है, इनको भेजें। हम भी तुम आराम करो जजा, हम ये सब बाद में नहीं, मुझे अभी बात करनी है। इसने परी की बात काट कर कहा तो वो फोन करके बाहर निकल गई। यही एक मौका था वो सलार पर लगे इल्जाम को गलत साबित कर सकती थी। सलार का ख्याल आते इसकी आंखें नम हुई थी। वो एक बार फिर इसे देखने नहीं आया था। सुबह से सब आ चुके थे मगर वो दुश्मनी जाम पता नहीं कहाँ था। क्या ऐसे मेरी जरा फिक्र नहीं है? वो दिल ही दिल में से हम कलाम थी। अर्श और आदम एक साथ दाखिल होते। वो दोनों ही अब कपड़े बदल चुके थे। जजा बच्चे ठीक हो तुम? आदम ने जजा का हाथ थाम कर पूछा। बलाज भाई आज ने आदम से बस इतना पूछा। वो आ रहा है लेकिन तुम क्यों परेशान हो? खुद पर ज्यादा बोझ मत डालो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। नहीं भाई, हम इनको अभी बुलाए, मुझे इनको कुछ बताना है। वो बस थी इनको बताने के लिए। बलाज शाह आदम खानजादा की कॉल पर अस्पताल में दाखिल हुआ था। सामने से आते फरजाद पर नजर पड़ती चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। माथे पर बलों का इजाफा हो गया था। भाई आप यहाँ, मैं भी अभी निकलने ही वाला था क्योंकि आप सब ठीक है। बलाज शाह को देखता है इनके सामने आकर रुका था मगर इसके चेहरे के तासुरात देखकर वो एक पल को ठटका था। भाई जस्ट शट अप, अपनी जुबान से मुझे भाई मत कहना। तुमसे तो मैं घर आकर निपटूंगा। बलाज सर लहजे में बोलता वार्ड के अंदर बढ़ गया। आदम और अर्श जो आदम के इंतजार में थे इसके अंदर आते ही आदम साइड पर रखे सोफे पर बैठ गया और बलाज को भी इशारा किया बैठने का जबकि अर्श इसके बेड के पास रखी चेयर पर बैठ चुका था। तबीयत ठीक है आपकी? बलाज ने रजा को देखकर पूछा। कल रात ही वो बहुत बड़े हादसे से गुजरी थी मगर अल्लाह ने मौजूदी तौर पर इसकी जिंदगी बचा ली थी। जी मैं ठीक हूँ, आपको कुछ बताना है? इसने अटक अटक कर अपना जुमला मुकम्मल किया। जी कहिए। बलाज ने सवालिया नजरों से देखा। अर्श और आदम का भी सारा ध्यान इस पर था कि आखिर क्या बात करना चाहती है। फातिमा का कातिल जिंदा है। अपनी बात मुकम्मल करके इसने सबके तासुरात देखे कोशिश की मगर सबके चेहरे पर मुख्तलिफ तासुरात थे। अर्श हैरान था जजा के अल्फाज पर। जिंदा थे का क्या मतलब था? क्या वो जानता था ठीक है उन्होंने गलती से किसी और को मार दिया था? और आदम ये सोच रहा था कि क्या वो कातिल को जानती है जबकि बलाज इन सब में बिल्कुल नॉर्मल तासुरात ले बैठा था जबकि दिलो दिमाग पर अजीब टीस सी उठी थी। ये सोचकर वो अपनी मोहब्बत में गुम होकर अपनी बहन के कातिल को सजा देने में देर कर गया था लेकिन बहुत जल्द सलार को इसके किए की सजा देकर रहेगा। क्या मतलब है जजा तुम्हारी इस बात का? क्या तुम जानती हो कातिल कौन है? आदम खड़े होकर इसे सवालिया नजरों से देख रहा। मुझ पर गोली चलाने वाला फातिमा का कातिल ही था, मैंने खुद देखा। जजा की बात पर सब सकते में आ गए थे क्योंकि वो तीनों ही जानते थे रजा पर गोली अरमान न्याजी ने चलाई थी। तो क्या फातिमा को मारने वाला भी अरमान न्याजी था? मगर क्यों? इसकी भला क्या दुश्मनी हो सकती थी फातिमा से? ये सोचने वाले सिर्फ आदम और अर्श ही थे जबकि आदम पर सोच नजरों से इसे देख रहा था। क्या तुमने गोली चलाने वाले की शक्ल देखी? आदम उठ के इसके पास बैठता बेताबी से पूछने लगा। जजा ने इस बात में सारे लाया। कौन था वो? तुम इसे जानती हो? अर्श ने भी परेशानी से पूछा। नहीं मैं ऐसे नहीं जानती मगर मैंने इसे रात फार्म हाउस से निकलते देखा था। फिर मैंने सब बताने लगी। इनफ इनफ, बहुत हुआ। आप अपने शोहर को बचाने के लिए कहानी बनाना बंद करें। वरना चाहते हुए भी जजा से इंतहाई गुस्से से बोला था। आदम और अर्श ने नगवारी से बलाद शाह को का अंदाज देखा था। मैं सच
मुझे नहीं सुनना। बिलाल शाह जजा की बात करता वहां से निकलने का। मेरे पास सबूत है, इसे देखने के बाद आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा। इसका यकीन हो जाएगा। इसके यकीन से कहने पर बिलाल शाह के कदम रुके थे, मगर वो बिना सुने वहां से निकलता चला गया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इसके जाते ही आदम ने मोहब्बत से इसका चेहरा थामा था। उसे उस दिन मैंने इस आदमी की वीडियो बनाई थी, मगर मैं डर गई थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। बाद में जब मैं बताने वाली थी तब मैंने अर्श भाई और सलार की बातें सुनी कि वो फातिमा के कातिल को सजा दे चुके हैं। इसलिए मैं चुप हो गई। वो बोलते हुए हाँफने लगी थी। बस रिलैक्स, मुझे बताओ फ़ोन कहाँ है? आदम ने से पुरसकून करके पूछा था। मेरी कबर्ड के लॉकर में पड़ा है, इसने तकते हुए जवाब दिया। ओके तुम रिलैक्स हो जाओ, हम कर लेंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। आदम इसे आराम करने का कहता बाहर निकल आया था। अर्श भी इसके पीछे था। भाई कौन है ये अरमान नियाजी? अर्श ने ना समझी से पूछा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई नाम इनकी जिंदगी में नहीं आया था। तुम दोनों से ने किसको सजा दी है? आदम ने संजीदगी से पूछा। पहले तो वो गड़बड़ाया, फिर सर झुकाए से सब बताता चला गया। बहुत बड़े हो गए हो तुम लोग, अपनी मनमानी कर रहे हो, बहुत अच्छे। फिर हमारी जरूरत ही क्या है तुम लोगों को? आदम लगवारी से कहता वहां से निकल गया। पीछे वो शर्मिंदा सा वापस वार्डरोब में चला गया। वो सीधा जज़ा के पुराने कमरे में आया था। वहां आकर इसने लॉकर खोलने की कोशिश की, मगर इसमें लॉक लगा हुआ था। इससे पहले जज़ा का डेट ऑफ बर्थ प्रेस किया, मगर नहीं खोला। इसके बाद इसने एक दो और कोड लगाने की कोशिश की, मगर फिर भी नहीं खोला। इसने कुछ सोचकर सलार की डेट ऑफ बर्थ लगाया तो क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। इसने गहरी सांस खारिज की और फोन लॉकर में से निकाला और अपने कमरे में आ गया। रात के 10 बज रहे थे। शिफा और मन्नत गहरी नींद में थी। शायद कल पूरी रात जागने की वजह से वो दोनों जल्दी सो गई थी। अस्पताल में फरी और अर्श के रुके हुए थे, बाकी को इसने जबरदस्ती घर भेज दिया था। वो कदम कदम चलता इनके पास आकर बैठा और झुककर इन दोनों के माथे पर बोसा दिया। शफा इसे अल्लाह का इनाम लगी। जरूर इसने कुछ बहुत कुछ किया था, जिसके बदले अल्लाह ने इसे शफा जैसी पाक और नरम दिल लड़की से नवाजा। वो थोड़ी देर बेड से टेक लगाकर बैठ गया और जजा का फोन ऑन करके इसमें भी सलार का डेट ऑफ बर्थ का कोड लगाया और गैलरी चेक करने लगा, जो कि खाली था। कुछ सोच कर इसने गूगल फोटोज ऑन किया और इसमें मौजूद पिक्चर्स देखने लगा। कलर के नाम से एक फाइल थी, जिसे ऑन करने पर दो तीन तस्वीरें और एक वीडियो थी। पिक्चर्स बैक साइड से ली गई थी और बकर होने की वजह से इतना साफ पता नहीं चल रहा था, शायद कांपते हाथों से बनाई गई थी पिक्चर्स। वीडियो में अरमान न्याजी फार्म हाउस निकलते हुए साफ दिखाई दे रहा था और गाड़ी में से निकलने वाला समीर मलिक भी निकल के ताला उठाते हुए नजर आया। वो जो पूरे 2 साल से ये मुम्मा हल नहीं कर पाए थे, एकदम गहरी सांस हवा में खारिज करके ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया हो। लेकिन इन सब के पीछे की वजह से वो लोग अभी भी अनजान थे। आदम सबसे पहले उठकर अपनी बीवी और बेटी पर नजर डालता कमरे से निकल, फिर फरवा बेगम से मिलकर पुलिस स्टेशन रवाना हुआ था। सर इस औरत ने जीना हराम कर रखा है, काफी बेहुदा गालियां बक रही है, और जब से इसे पता चला है कि इसकी पेशा है, कल ये सिर्फ एक आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रही है। इसके आते ही अल्ताफ ने इसे तारा मलिक की हरकतों से आगाह किया। करने दो इसे जो करना है, बस पूरी निगरानी रखना इस पर, किसी को इसकी यहाँ मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। अल्ताफ ने संजीदगी से जवाब दिया। मजीद कुछ केस की फाइल चेक करने लगा। अल्ताफ, मुझे अरमान नियाजी की बचपन से अब तक की सारी डिटेल्स चाहिए, और कहाँ पैदा हुआ, इसकी फैमिली में कौन कौन है, ये सब। और ये भी पता लगाओ सलार फातिमा शाह के साथ इनका क्या कनेक्शन है। आदमी ने संजीदगी से कहा तो वो सर हिला गया। वो जब से अस्पताल से आया था, छत पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। हाथ में इसकी फैमिली पिक्चर थी और एक डायरी थी। आंखें सबसे शदीद सुर्ख हो रही थी। जिंदगी मजीद इसे क्या क्या दिखाने वाली थी वो नहीं समझ पाया था। वो कैसे अब तक फरजाद को समझ नहीं पाया। वो इतने सालों से इसके साथ था, मगर साथ होकर भी वो इसके कैसे समझ नहीं पाया। अभी सारी एक साथ इसके दिमाग में घुटमुट हो रही थी। आयत के जहरीले अल्फाज, जजा की बातें, फातिमा का सलार की तारीफ करना, अम्मा जान के अल्फाज, एक पागल आंसू उसकी आंखों से निकल कर गाल पर बह गया। भाई फरजाद ने इसे पीछे से पुकारा, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा, बिलाज के कंधे पर हाथ रखा। बिलाज ने उठकर इसके गाल पर अपना भारी हाथ का जितना तेज हो सकता था थप्पड़ दे मारा। फरजाद हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से इसे देखने लगा। आज तक इसने कभी फरजाद से सख्ती से बात नहीं की थी, तो आज कैसे वो इस पर हाथ उठा गया? दोनों की उम्रों में 3-4 साल से ज्यादा का फर्क नहीं था, मगर बिलाज इसे हमेशा अपनी इज्जत और मोहब्बत दी थी। भाई, बिलाज ने एक और थप्पड़ मारा था इसके गाल पर। इसे जब से जजा के ठीक होने का पता चला तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बहुत रोया था, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी इसके जागते हुए भी इसका सामना कर सके। इसलिए वो रात के इसके सोने का यकीन करते कमरे में दाखिल हुआ था। परी कमरे में रखे हुए सोफे पर सोई हुई थी, जबकि अर्श कुर्सी पर बैठा चाय पीते हुए मोबाइल यूज कर रहा था। इसको आता देखकर इसके कंधे पर हाथ रखता बाहर निकल गया। वो दोनों बिन कहे भी एक दूसरे की बात समझ जाते थे। वो जाकर कुर्सी जजा के बेड के साथ रखता इसमें बैठ गया और किसी प्यासे की तरह इसके चेहरे का तवाफ करने लगा। कल इसी टाइम इसको गोली लगी थी और एक दिन में ही जिजा का चेहरा मुरझा गया था। वो झुककर हल्के से इसके माथे को छूकर दूर हुआ। जिजा जो बस आंखें मूंदे लेटी थी, इसके लम्स पर झटके से आंख खोली। इससे अपने बहुत पास सलार को देखा इसकी धड़कन तेज हुई थी, आंखें तेजी से नम होना शुरू हुई। इसके जागता देखा सलार अपनी नजरें चुरा गया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों अपनी जान दांव पर लगाई?
हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है, मर जाने दिया होता मुझे। सलार इसके हाथ पर अपना सर रखे नम लहजे में बोला। इसके लफ्जों ने जज़ा को बहुत तकलीफ दी थी। इसने एक हिचकी ली थी। सलार ने अपना गर्दन उठाकर हर परेशानी से इसकी तरफ देखा था। ठीक हो तुम? इसने जज़ा का चेहरा थाम कर फिक्रमंदी से पूछा। जज़ा को इसका वही आखिरी जुमला याद था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अजियत से आंखें मीच कर वो अपना चेहरा मोड़ की। जज़ा बताओ क्या हुआ है? दर्द हो रहा है क्या? इसने जज़ा का चेहरा दोनों हाथों से थाम कर सीधा किया। चले जाए यहाँ से, इससे संजीदगी से कहा। इसे सलार का ये रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माफ़ कर दो मुझे, मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है। सलार शर्मिंदगी और नदामत से चूर लहजे में बोला। दर्स खाने की ज़रूरत नहीं मुझ पर, जाए यहाँ से। जैसा आप अपनी चलती सुर्ख आंखों से इसे देखती संजीदगी से बोली। इसकी आवाज़ अब ऊंची हो रही थी, जबकि सलार वो धीमी आवाज़ में से बात कर रहा था। मेरी जान ऐसे मत बोलो, मैं जानता हूँ मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। जैसे सुर्ख आंखों से इसे दिखते गुस्से से चीख पड़ी थी, जबकि अचानक पेट पर दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई थी, जिसका अंदाज इसका सबसे सूद पड़ते चेहरे से बखूबी हो रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर कोयहा भी उठ चुकी थी और बाहर बेटा फर्श भी अंदर आ चुका था, जबकि सलार तकलीफ से इसे देख रहा था। सलार तुम कब आए हो? जैसा क्यों गुस्सा कर रही है? परी परेशान से सलार से पूछने लगी, जो किसी पर नजर डाले बगैर वहां से निकल गया था। आप भी दर्द वो जब से लड़खड़ाते लहजे में बोली तो अर्श और फरी रजा की तरफ मुतवज्जा हुए। इसकी हालत देखकर वो दोनों ही परेशान हो गए थे। अर्श डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा था, जबकि फरीस के जख्म को देखने लगी, जिसमें लगी पट्टी तेजी से लाल हो रही थी। मगर मैंने क्या किया है? इसने सुर्ख आंखों से सबसे पूछा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। बलाज के लहजे में मान टूटने का दर्द था। मगर भाई मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या किया। बलाज इसे खींचकर अपने साथ नीचे कमरे में ले आया था और कबर्ड में से पिक्चर और डायरी निकालकर इसके सामने फेंका था। हानि और अम्मा जान बलाज को इस कदर गुस्से में नीचे आते देखकर इसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई थी। पिक्चर्स पर नजर पड़ते ही फरजाद साख्त हुआ था, क्योंकि वो तस्वीर इसकी माँ और बाप की थी और इस तस्वीर में मौजूद इसके बाप की जगह कोई और नहीं बल्कि शहजाद शाह की तस्वीर थी, यानी बलाज का बाप। फरजाद को लगा इसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। जिस हकीकत को वो पिछले 3 सालों से छुपा रहा था इस तरह खुल जाएगा इसे पता नहीं था। हानिया और अम्मा जान की नजर भी इस तस्वीर पर पड़ चुकी थी। भले इस तस्वीर में शहजाद शाह बहुत जवान नजर आ रहा था, मगर अपने बेटे की तस्वीर वो कैसे नहीं पहचानती, जिसमें वो किसी अंग्रेज औरत के साथ खड़ा था। अम्मा जान का हाथ दिल पर गया था, जबकि हानिया नसमझी से अपने शोहर को देखने लगी, जो सर झुकाए जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। कोई जवाब है तुम्हारे पास? इस बात का जवाब दो मुझे। बलाज ने फरजाद का गिरबान पकड़ के झंझोड़ा। फरजाद में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्या वजाहत देता? आखिर फरजाद बेटा ये औरत कौन है? अम्मा जान ने बेचैनी से पूछा। ये औरत इसकी माँ है, जिससे मेरे बाप ने चुपके शादी की थी और बाद में इनको छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे। ये जो आपके सामने खड़े हैं आपके बेटे का खून है। बलहाज ने चुपते लहजे में बोलकर सबको हैरत में डाल दिया। क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं। और इसने एक बार भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। क्यों? आखिर क्यों? बलहाज ने गुस्से से ड्रेसिंग पर मौजूद तमाम शीशों को जमीन पोस्ट किया था। मैं आपको खोना नहीं चाहता था। फरजाद की आवाज़ इतनी धीमी थी कि वहाँ मौजूद तीनों नफूस ने बमुश्किल सुनी। मुझे अगर पता चलता तो मेरे भाई हो तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? वो उसके सामने खड़े होकर गुस्से से बोला। मुझे लगा आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और जब वो शख्स इस दुनिया में नहीं था तो मैं इस बात को वहीं दफना गया। मैं पाकिस्तान आपके साथ आया था अपने बाप की तलाश में, मगर जैसे मैं यहाँ पहुंचा मैंने इनकी तस्वीर इस घर में देखी। मुझे इस दिन पहली बार पता चला कि जिस शख्स को मैं इतने सालों से तलाश कर रहा था वो कोई और नहीं आपके डैड थे। मैंने आपको बताना चाहा मगर फिर रुक गया, क्योंकि मैं इनकी वजह से हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता था, और ना ही मैं आपके दिल में इनके लिए कोई बुरा ख्याल लाना चाहता था, क्योंकि इनकी मौत के साथ ही मेरी तमाम शिकायतें दूर हो चुकी थी। और मैं डरता था कि अगर आपको इसकी बात का पता चला तो आप हर्ट होंगे और मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। यही वजह थी कि मैंने ये बात आपसे छुपाई। फरजाद नाम लहजे में बोलता है, चेहरा झुका गया था। मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा था फरजाद। मुझे दुख आज इस बात का है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। एक बार तो कहा होता कि मैं भी शहजाद शाह का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, तो खुदा की कसम मैं तुमसे कभी नाराज ना होता, नफरत ना करता। बिलाज ने इसका झुका सर उठाया था और इसे थाम कर सीने से लगा लिया। इसने देखा था इसे एक नवाले के लिए तरसते हुए। एक ही बाप का खून होने के बावजूद बिलाज शाह ने एक शाहाना अंदाज में जिंदगी गुजार दी, जबकि फरजाद ने एक वक्त के खाने के लिए भी अपने हाथों से मेहनत करके रोटी कमाई थी, और पिछले 2 साल से भी वो इस घर में रहने के बावजूद एक मुलाजिम की तरह तनख्वाह लेकर अपनी बीवी हर ज़रूरत खुद पूरी करता था। बिलाज के कहने पर कभी अपनी मेहनत से ज़्यादा कुछ नहीं लिया। कभी ये नहीं जताया कि जिस दौलत पर बिलाज शाह राज कर रहा था इसमें बराबर का हकदार वो खुद भी था। फराज फरजाद किसी बच्चे की तरह इसके सीने में समा गया था। अम्मा जान की आंखें भी नम थी। वो नहीं जानती थी इनके बेटे ने इतनी बड़ी गलती क्यों की, मगर जो भी था फरजाद के अपने खून होने का पता चलकर वो दुखी नहीं हुई थी, बल्कि दिल इस बात पर खुश हुआ था कि फरजाद इनके घर का ही बच्चा है, इनका खून। जबकि हानिया अभी तक गहरे शौक में थी। आप मुझसे नाराज़ नहीं है? फरजाद ने परेशानी से पूछा, क्योंकि बिलाज का रवैया इसके सोच के बरक्स था।
नहीं, तुम पहले भी मेरे भाई थे और आज भी मेरे भाई हो। बस मुझे दुःख इस बात का कि तुम इतने सालों से ये सच मुझसे छुपाते रहे। और रही बात डैड ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब इस डायरी में है। तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिलाज ने फर्श से डायरी उठाकर इसके हाथ पे थमा दी। अम्मा जान आगे से फरजाद की तरफ बढ़ी और इसके अपने बूढ़े बाजुओं में बींच लिया। मेरे बेटे को माफ़ कर देना, इसने नादानी में गलती कर दी होगी, लेकिन तुम इसे माफ़ कर देना। अम्मा जान ने अपने बेटे के लिए पोते का दिल साफ करने लगी। इसने खामोशी से झुककर अम्मा जान के माथे का बोसा लिया। इससे पहले भी अम्मा जान बिलाज की तरह ही मोहब्बत करती थी, लेकिन आज एहसास अलग था। बिलाचा इनका मेल मिलाप देखकर मोबाइल चेक करता निकल गया था, क्योंकि ना वो आज किसी को अच्छा सबक सिखाने का इरादा रखता था। पिछले दिन से वो जिस घर में इस आग में जल रहा था, इसको भी इस घर में इस आग में जलाकर राख कर देना चाहता था। रात का दूसरा पहर था जब वो अपने खुफिया रास्ते से आयत के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अंधेरे में पूरी तरह डूबा हुआ था, मगर बेड खाली देखकर बिलात शाह के माथे पर बल पड़े। इसने एक नज़र वॉशरूम की जलती लाइट को देखकर गहरी सांस खारिज की और सोफे पर जाकर बैठ गया। वॉशरूम से शॉवर की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। इतनी ठंड में वो शॉवर ले रही थी, सोच कर ही बिलात की आंखें सर्द हो गई थी। आयत की आदत इसे बहुत बुरी लगती थी, इसी वजह से इसको अक्सर बुखार चढ़ जाता था। 10 मिनट बाद वो टी शर्ट ट्राउजर में बालों को टॉवल से रगड़ते बाहर आई और एकदम ठटक कर रुकी। इसे बिलात शाह की क्लोन की खुशबू अपने नथनों से टकराती हुई महसूस हुई। एकदम जैसे ही मुड़कर देखा, इसे ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक टी शर्ट पहने जिसमें इसके कसरती बाजू वाजे नजर आ रहे थे और टांग